और जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है उसकी कहीं ना कहीं संप्रभुता पर हमला है। तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए, हवाई की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाने के लिए और ये जो पूरी शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री है इसको हथियाने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले ऐसा किया। कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला पर किया वो लगभग 11 बार अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका में या विशेषकर लैटिन अमेरिकन देशों के साथ किया है। तो ये जो ट्रंप ने किया, ये अब खबरें आ रही कि अगस्त से प्लान कर रखा था कि वे मादुरो को इस प्रकार से गिरफ्तार करेंगे और वहां पर रिजीम चेंज कराएंगे। मरिया कोरिना मचाडो जो है उनको नोबेल पीस प्राइज ही इसीलिए मिला। कोलंबिया के राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि ट्रंप आए और मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। हॉन्डुरस के राष्ट्रपति को उन्होंने क्षमादान दे रखा है। कि बार बार ट्रंप इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या ग्रीन लैंड्स पर अटैक होगा, तो आज ही डैनिश पीएम का स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप ऐसा करके दिखाएं क्योंकि फिर ये नाटो पर अटैक होगा। अपने हथियारों की मंडी जो है वो नाटो के माध्यम से अमेरिका मजबूत करके रखता है। आज आप यदि देखेंगी तो मैं फिर कहूं कि एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें भारत शक्ति की परिभाषा को बदल रहा है, लेकिन ट्रंप कैन नॉट डेयर टू अटैक नॉर्थ कोरिया। ऐसा क्यों? अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यदि आप उसकी आंतरिक आर्थिक चुनौतियों को देखें तो बड़ी आर्थिक चुनौतियों को इस वक्त ट्रंप झेल रहे हैं और ये भी कारण है कि वहाँ पर वो आंतरिक मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं। लेकिन भारत और रशिया ने एक बहुत बढ़िया पहल की। जो रूबल में जो व्यापार हम कर रहे हैं, 80% लगभग हमारे व्यापार का जो लेन देन है वो रूबल में हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर जो भी देश अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं या डॉलर से हमको थोड़ा सा हटते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर ट्रंप जाके इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे ईरान में जो हमने 77 से भी ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन देखे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, जेनजी सड़कों पर उतरे हुए हैं, मर्चेंट्स एंटरप्रेन्योर सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तियों से छुटकारा चाहते हैं जिन्होंने 78-79 में इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन के माध्यम से ईरान का पूरा नेचर चेंज करते हुए उसको एक थियोक्रेटिक इस्लामिक नेशन में परिवर्तित कर दिया। हमारे पड़ोसी देशों की जो स्थितियां हैं उनकी अस्थिरता में मुझे अमेरिका से ज़्यादा चीन का हाथ नज़र आता है। पुतिन और शी दोनों वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है हर प्रकार से, ताकि यदि आगे उनको कोई और कहीं एनेक्स करना हो टेरिटरीज तो फिर वो ये हवाला देकर के आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में वेनेजुएला में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका ने क्या किया, कैसे किया, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किस तरह से गिरफ्तार किया गया रातों रात, उनकी पत्नी को, और किस तरह अमेरिका लाया गया, ये सबने देखा। इसके पीछे की वजहों का भी बहुत आकलन किया गया। क्या तेल इसकी वजह है या फिर वाकई में वेनेजुएला ने कुछ ऐसा किया है जिससे अमेरिका के अंदर ड्रग्स की तस्करी बढ़ी है, जो आरोप अमेरिका लगा रहा है। अमेरिका की नीति वेनेजुएला को लेकर क्या है ये तो हम आज टू द पॉइंट में समझेंगे ही साथ अमेरिका की पूरी नीति लैटिन अमेरिका को लेकर क्या है और क्या है अमेरिका का इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करने का इतिहास, इस तरह की जो इन्होंने कार्रवाई की है, इस तरह का इतिहास क्या है अमेरिका का, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप वर्तमान में की गई अमेरिका की इस पूरी एक्टिविटी को समझ पाएंगे। ये जो किया गया है, ये जो कार्रवाई की गई है, इसके पीछे की सोच को समझ पाएंगे। और इसी को समझने के लिए आज टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ हैं अंशु जोशी जी, जो कि जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति, पांचजन्य के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। अंशु जी, सबसे पहली बात तो ये, जो कुछ भी हो रहा है हमने देखा कैसे रात के समय अमेरिका का एक कोवर्ट ऑपरेशन चलता है, निकोलस को गिरफ्तार किया जाता, मादुरो को, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है। एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से गिरफ्तार करना, इसको लेकर निंदा सब कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं कई तरह की आई हैं, लेकिन सवाल यूएन पे भी उठ रहे हैं, कई शक्तिशाली देशों पर भी उठ रहे हैं, पूरी दुनिया के उन देशों पर उठ रहे हैं कि आखिर आलोचना के आगे क्या। वो अमेरिका जो जब कहीं ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो वो सबसे पहले मध्यस्थ बन के कूदता है और मानवाधिकारों का हवाला देता है, संप्रभुता का हवाला देता है। जब वो ये कर रहा है तो फिर सिर्फ निंदा से क्या काम चलेगा, और अमेरिका की मानसिकता इस पूरी कार्रवाई के पीछे क्या है? तृप्ति, अगर हम वेनेजुएला पर अमेरिका के अटैक को देखें, कारणों को भी देखें और वर्तमान वैश्विक राजनीति की परिस्थितियों को देखें, तो जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट आया है गुटरेस का कि न्याय प्रणाली से ही अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम चलना चाहिए, और जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है उसकी कहीं ना कहीं संप्रभुता पर हमला है। और हम समझें कि अलग अलग प्रकार के हवाले दिए जा रहे हैं, कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें नार्को टेररिज्म से लेकर के वहाँ जिस तरह से जनता त्रस्त थी मादुरो प्रशासन से, इस प्रकार के कारण दिए जा रहे हैं
हैं। मैं एक एक करके बिंदुवार इसका आकलन करके आपको बताती जाती जी। हूँ। तो हम एक तो ये समझें कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला पर किया वो लगभग 11 बार अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका में या विशेषकर लैटिन अमेरिकन देशों के साथ किया है। शुरुआत हुई है 1893 में, जब हवाई आइलैंड्स की महारानी को अमेरिका ने हटाकर स्टैनफोर्ड डॉल को वहाँ का राष्ट्रपति बनवाया, और बाद में डॉल कॉरपोरेशन के नाम से एक बहुत बड़ी शक्कर की कॉरपोरेशन भी फिर दुनिया के सामने अस्तित्व में आई। तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए, हवाई की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाने के लिए, और ये जो पूरी शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री है इसको हथियाने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले ऐसा किया। उसके बाद 1905 में जब हम जाते हैं, 1909 में जब हम जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि फिर इसी प्रकार का एक पूरा कू प्लान करवा के और अमेरिका ने राष्ट्रपति वहाँ पर बदलवाए। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे 1911 में निकारागुआ में इसी प्रकार से कू करवा के राष्ट्रपति को हटाया गया। फिर हम देखते हैं कि 1954 में किस तरह से ग्वाटेमाला में इस प्रकार से किया गया। ईरान में फिर हम देखते हैं, हाँ मैं अभी सिर्फ दक्षिण अमेरिका की अच्छा, बात कर हाँ, फाइन। लगभग 11 ऐसे हमले हाँ। हैं। फिर हम देखते हैं कि 1961 में डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ ऐसा हुआ। 1961 में ही कैनेडी ने कास्त्रो के साथ क्यूबा में ये करने की कोशिश की, लेकिन फिर इसकी वजह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ। 1961 में ही पोर्टोरिको में भी इसी प्रकार से गवर्नमेंट चेंज कराई अमेरिका ने। फिर आप चलिए 1964 में कास्तेलो ब्रांको को ब्राज़ील में अपना राष्ट्रपति बनवाया, जो वहाँ राष्ट्रपति थे उनको हटवाकर। 1973 में चिले के साथ यही किया अमेरिका ने, 1989 में पनामा के साथ यही किया। 2002 में वेनेजुएला में पहली बार जब यूगो शावेज राष्ट्रपति थे तो उनको हटवाने की विफल प्रयास जो है वो अमेरिका ने किए। तो ट्रंप जो कर रहे हैं वो नया नहीं है। अब सवाल आता है कि क्यों? तो इन तमाम दक्षिणी अमेरिकन देशों की लोकेशन, उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनमें से कई देश जो हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं। जैसे हम लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज़ को देखें जिसमें चिले, बोलिविया और अर्जेंटीना आते हैं, तो इन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, और एक और महत्वपूर्ण एंगल ये है कि शुरू से ये देश आइडियोलॉजिकली तत्कालीन यूएसएसआर और चीन का साथ देते हुए आए हैं। आज की तारीख में तमाम देश इंक्लूडिंग वेनेजुएला रशिया और चीन के साथ हमें खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो ट्रंप ने किया, ये अब खबरें आ रही कि अगस्त से प्लान कर रखा था कि वे मादुरो को इस प्रकार से गिरफ्तार करेंगे और वहाँ पर रिजीम चेंज कराएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये उन्हीं देशों में घुस पाते हैं जहाँ पर आंतरिक परिस्थितियाँ कमज़ोर हैं। वेनेजुएला की जो जनता है वो इन्फ्लेशन से, भुखमरी से, गरीबी से, बेरोज़गारी से पहले ही जूझ रही थी, बिकॉज मादुरो एडमिनिस्ट्रेशन एक डिक्टेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन रहा है और जनता स्वयं त्रस्त थी। तो मरिया कोरिना मचाडो जो है उनको नोबेल पीस प्राइज़ ही इसीलिए मिला। तो यहाँ पर ट्रंप ने स्थितियों का फ़ायदा उठाया, नार्को टेररिज्म का एक उन्होंने नाम लगाया, लेकिन वास्तविक कारण था वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन इसलिए कराना ताकि जो मादुरो प्रशासन ने अमेरिकन ऑयल एंड गैस कंपनीज को यहाँ पर कंट्रोल करके रखा हुआ था और जिस तरह से चीन को खुली छूट मिली हुई थी उस पर नियंत्रण करना, बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2 कि यहाँ पर जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं वो दुनिया के लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्व्स हैं, तो इन पर अपना कब्जा जमाना। अगले ही दिन आप देखिए अमेरिकन प्रशासन के हवाले से ये खबर आ गई कि अब जो यहाँ के सारे रिजर्व्स हैं वो हमारे हैं ऑयल एंड गैस के, और फिर जो नेचुरल दूसरे जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह हैं उन पर अपना एक कब्जा करना। और एक बहुत महत्वपूर्ण तीसरा कारण, बाकी के देशों को ये संदेश देना कि हम कभी भी आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड्स को लेकर के भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ग्रीनलैंड पे भी आएंगे क्योंकि कोलंबिया को धमकी दी गई है, उसमें उस तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि इंटेंशन पे इसलिए बात होती है यहाँ पर कि नार्को टेररिज्म की बात हो रही है कि मैक्सिको वहाँ से लगा हुआ देश है अमेरिका से, जितना नार्को टेररिज्म वहाँ पर होता है उस वॉल को लेके ट्रंप इतने बार बोल चुके हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि हम मैक्सिको को कब्जा कर लेंगे। शायद वहाँ से उनको इस तरह के कोई आर्थिक लाभ नहीं है और एक वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है, क्राइम रेट वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिका की ये जो नीति है, मैक्सिको को छोड़ दो लेकिन वेनेजुएला को उसी इल्ज़ाम में आप घेर लो, ये जो नीति है ये उनके जो इंटेंशंस हैं उनको काफ़ी हद तक क्लियर कर देती है। बिल्कुल। यदि हम नार्को टेररिज्म का कारण लें तो मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि तब तो ट्रंप को सबसे पहले हॉन्डुरस 1911 में यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन करवाया था अमेरिका ने, तो उनको हॉन्डुरस जाना चाहिए, उनको कोलंबिया जाना चाहिए। कोलंबिया के राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि ट्रंप आए और मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। हॉन्डुरस के राष्ट्रपति को उन्होंने क्षमादान दे रखा है, और उनको जाना चाहिए मैक्सिको।
अपने 2.0 रिजीम की जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो तृप्ति आप याद कीजिए कि जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो उन्होंने यूएस मैक्सिको की बॉर्डर्स को सील करने का निकाला था, और कारण उन्होंने यही ड्रग कार्टल्स की और नार्को टेररिज्म की एक्टिविटीज़ की बात की थी। तो यदि आपको नार्को टेररिज्म एक्चुअल रीज़न दिखाई पड़ता है तो आप इन देशों की तरफ पहले निशाना साधते। लेकिन मैं फिर कहूँ, यहाँ पर आंतरिक रूप से जो स्थितियाँ हैं वो वेनेजुएला की तरह नहीं है। प्रशासन यहाँ पर अभी हमको स्ट्रांग दिखाई पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पर ट्रंप घुस पाने में नाकाम रहे हैं। नार्को टेररिज्म एक क्रिटिकल इशू है, न सिर्फ अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो ये तमाम मादुरो भी जो हैं वो कार्टल्स ऑफ सन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, और वे स्वयं स्वीकारते हैं इसको। और ये तमाम अलग अलग, कोलंबिया का फार्क है, और ये तमाम अलग अलग जो ड्रग कार्टल्स हैं, इन्होंने हॉन्डुरस में IS, तालिबान, इस प्रकार के जो जिहादी इस्लामी संगठन हैं उनके साथ हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश कर लिए हैं। तो ये नार्को टेररिज्म अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या है पूरे विश्व के लिए, कि कैसे ड्रग ट्रैफिकिंग करके उस पैसे से आतंकवादी गतिविधियों को पल्लवित पोषित करना और आगे बढ़ाना। तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग जो हो रही है, दो रस्तों से हो रही है। एक पैसिफिक का रास्ता है, एक कैरेबियन रास्ता है, मैरीटाइम रूट से दोनों, लेकिन पहुंचते दोनों मैक्सिको तक हैं, और मैक्सिको से फिर लैंड बॉर्डर्स से अमेरिका तक ये ड्रग सप्लाई की जाती हैं। तो सबसे पहले तो ट्रंप को मैक्सिको का निदान करना चाहिए, लेकिन वो पहुंचे वेनेजुएला, क्योंकि वहां उनको बहुत ही कंफर्टेबल परिस्थितियां नजर आई ये सब करने के लिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मादुरो को इस तरह से, किसी भी देश के राष्ट्रपति को इस तरह से रातों रात गिरफ्तार करना, वो तस्वीरें देखिए आप, यानी वो तस्वीरें सालों तक याद रखी जाएंगी। हाँ। इससे पहले हमने सद्दाम हुसैन को इस तरह से देखा था, होंडुरास की आपने बात की, उनको तो 45 साल की सजा देके वो माफ कर दी ट्रंप ने, बिल्कुल, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं, ये शासन कैसा भी उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन एक देश में अगर आप लोकतंत्र चाहते हैं तो वहाँ की जनता ही ये तय करेगी, ना कि अमेरिका तय करेगा। बहस इस बात पर है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर ट्रंप के प्रशासन को अंदर से किसी न किसी का सहयोग मिला है। ऐसे लोग जिन्होंने मादुरो को अपोज करने के चक्कर में अपनी संप्रभुता के साथ समझौता किया, उन्होंने ट्रंप प्रशासन की निश्चित तौर पर मदद की, अमेरिका की सेना की मदद की, जो इस तरह से वेनेजुएला के अंदर वो मादुरो को, उनकी बीवी को पकड़ पाने में सफल रह पाए हैं। तो ये काम बिना अंदरूनी लोगों के, शक्तियों के सहयोग से नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जहां जहां अंदर का रिजीम कमजोर होगा, वहां वहां पर अमेरिका अपने पैर पसारने पहुंचेगा। आप देखिए कि पाकिस्तान से भी जिस प्रकार से गलबहियां की ट्रंप ने और आगे बढ़े, पाकिस्तान किस तरह का रोग स्टेट है। और इसीलिए मैं लगातार इस बात को भी कह रही हूं कि ट्रंप कैन नॉट डेयर टू गेट इनटू इंडिया, क्योंकि भारत में इस तरह की परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, जो आप बात करें ना अंदर के लोगों की, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था इतनी खराब कर दी, लोगों के अंदर जब असंतोष बहुत पैदा हो जाता है और फिर अपनी सत्ता के विरोध में जब मन में आने लगता है, लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, तो इस तरह की कमजोर कड़ियां ढूंढना आसान हो जाता है और उनको इस्तेमाल करना भी आसान हो जाता है। इमरान खान जो कि अमेरिका के खिलाफ बोले, अब वो जेल के अंदर है। अमेरिका इस तरह से लगातार करता रहा है। लेकिन अब होंडुरास की तरह पता नहीं अब निकोलस मादुरो का क्या होगा, उनको किस तरह की सजा सुनाई जाती है या माफ किया जाता है, जो भी होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद जो एक और नाम निकल के आ रहा है वो है ग्रीनलैंड, जिसका आपने भी जिक्र किया। ये एक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो है लगातार, अभी नहीं, आज से नहीं, जब से वो दोबारा सत्ता में आए हैं, वो लगातार ग्रीनलैंड के ऊपर अपने अधिकार की बात करते आ रहे हैं, जबकि डेनमार्क की ऑटोनॉमस बॉडी वहाँ पर काम करती है। आखिर ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट क्यों? ग्रीनलैंड्स के पास दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी अमेरिका को दरकार है। एक तो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड्स जो है वो आर्कटिक और अटलांटिक ओशंस के बीच में स्थित है। डेनमार्क की एक ऑटोनॉमस कंट्री है और रेयर अर्थ मिनरल से भरपूर हम ग्रीनलैंड को देख सकते हैं। जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 60,000 की जनसंख्या है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोपियन काउंसिल का भी मेंबर है और नेटो का मेंबर है। तो अब कई लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि बार बार ट्रंप इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या ग्रीनलैंड्स पर अटैक होगा? तो आज ही डैनिश पीएम का स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप ऐसा करके दिखाएं, क्योंकि फिर ये नाटो पर अटैक होगा। क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी और अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल की बात करता है। नाटो जो है वो 1949 में हमने देखा कि जब शीत युद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद शुरू हुआ, तो तत्कालीन यूएसएसआर और उसके अलाई कंट्रीज को काउंटर करने के लिए ये एक मिलिट्री अलायंस अमेरिका ने बनाया था। इसके जवाब में वॉर्सो पैक्ट यूएसएसआर ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ 1955 में बनाया। तृप्ति, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, विश्व कुछ समय के लिए जो है यूनिपोलर हो गया था, एक ध्रुवीय हो गया था शक्ति के यदि हम अवधारणा से देखें, तो वॉर्सो पैक्ट तो डिसॉल्व हो गया, नाटो को भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए था। लेकिन नाटो के माध्यम से अमेरिका ने यूरोप में अपना पैर पसारने का काम किया और वे देश जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे उनको भी नाटो का मेंबर बनाने के यत्न किए और बनाया गया। और अपने हथियारों की मंडी जो है वो नाटो के माध्यम से अमेरिका मजबूत करके रखता है। तो आप देखिए अभी जो रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है वो दरअसल रशिया वर्सेस नाटो युद्ध है। नाटो को लीड कौन करता है? अमेरिका करता है। और इसके माध्यम से जो तमाम हथियार हैं, इक्विपमेंट हैं, ये सारे बेचे जाते हैं, ये कोई दान में या मुफ्त में नहीं दिए जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ग्रीनलैंड्स, तो ग्रीनलैंड्स क्यों? मैंने आपको बताया उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसके रेयर अर्थ मिनरल्स, ग्रेफाइट है, कॉपर है, यूरेनियम है, टंगस्टन, बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि ग्रीनलैंड्स के पास हैं। लेकिन यदि ऐसा ट्रंप करते हैं तो फिर नाटो पे बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा और द वर्ल्ड विल वॉच दिस एंटायर डेवलपमेंट वेरी कीनली, क्योंकि यदि नाटो के मेंबर नेशंस रिएक्ट नहीं करते हैं तब भी बड़ी आफत है, तब वहां पुतिन को छूट मिल जाएगी दूसरे नेटो नेशंस पर अटैक करने के लिए। exactly. और यदि करते हैं तो भी आफत है, क्योंकि नाटो बनाया ही अमेरिका ने। और विद इन नाटो आप देखेंगी कि आज की तारीख में डिवाइड आपको दिखाई पड़ रहा है। कई ऐसे यूरोप के देश हैं जो रशिया यूक्रेन स्टैंड पर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे देश हैं जो नाटो में जो तमाम ये आर्थिक बिंदु हैं और जो वॉर इकोनॉमी है उसको लेकर के अपना पक्ष सामने रख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ना बार बार नाटो मेंबर्स को डायरेक्ट करते हैं कि वो अपना जीडीपी जो है वो मिलिट्री को कितना % दें। ये अमेरिका डिक्टेट करता है। लेकिन अब जो है कई देश इसका अपोज करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वे ऑलरेडी कोविड की वजह से और बाद में युद्ध की वजह से बड़े रेपरकशंस और चुनौतियों को भुगत रहे हैं। तो ग्रीनलैंड्स पर हमला हाल फिलहाल तो होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज़ को लेकर के बार बार ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ जटिल परिस्थितियाँ हैं। अब ये देखना रोचक होगा कि ट्रंप क्या करते हैं। ट्रंप ने, क्योंकि उनके जो हमने स्टेटमेंट सुने उसमें उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे नार्को टेररिज्म और इसके हवाला दिया है, ऐसे ग्रीनलैंड के लिए बोल रहे हैं कि चाइना और रशिया के वहाँ पर शिप्स देखे जाते हैं और उनका दखल हो रहा है, इसलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ये बहाना वहाँ पर लगाया जा रहा है। जो कारण है वो आपने यहाँ पर बताए हैं। ऐसे में प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है, जब तक यूएसएसआर था, आपने जिस तरह से पूरा बताया अमेरिका का 18वीं शताब्दी से लेकर, लेकिन जब शीत युद्ध के समय जो सत्ता परिवर्तन होते थे वो बेसिकली एक बैलेंसिंग एक्ट होता था, कहीं यूएसएसआर का और अमेरिका का, कि किसकी सत्ता ज़्यादा भारी है। दो ध्रुव थे। वो जब यूएसएसआर टूट गया, आज रशिया की जो परिस्थिति है, क्या लगता है आपको कि रशिया अब वो कमज़ोर स्थिति में है? जो उस समय का बैलेंस था वो अब नहीं, और अमेरिका जो इतना शक्तिशाली बनकर उभर रहा है कि लोग सिर्फ निंदा करके सब सारे देश रह जाते हैं, कोई एक्ट उनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा। यूएन की इसमें भूमिका जो है उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो क्या परिस्थितियाँ बदली हैं? वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह का दिखाई दे रहा है अब? तृप्ति, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मैं इसको अपने विषय के दृष्टिकोण से थोड़ा सा तथ्यात्मक और सिद्धांत के स्तर पर ले जाकर के समझाना चाहती हूँ। आपने बखूबी बताया कि कैसे जब तक शीत युद्ध चला विश्व दो ध्रुवीय था। एक ध्रुव यूएसएसआर का था, एक शक्ति का ध्रुव अमेरिका का था। हम ये समझें कि तब शक्ति की परिभाषा क्या थी। वो मिलिट्रल और टेरिटोरियल पावर तक सीमित थी। कुछ समय के लिए जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो विश्व जो है वो एक ध्रुवीय हुआ। अमेरिका की एक हमने हेजेमोनी देखी। लेकिन उसके तुरंत बाद 90 के दशक में हमने देखा कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरल इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, इन सब ने अपने इंटरनेट, आईसीटी ये सब आए जब दुनिया में, तो विश्व बहुध्रुवीय हुआ। और शक्ति की परिभाषा को बदलते हुए जोसेफ नाय ने 1992 में सॉफ्ट पावर का सिद्धांत दिया। तो कल्चरल पावर, इकोनॉमिक पावर, इनको जो है शक्ति की परिभाषा से जोड़ा गया। भारत हालांकि सदियों से अपनी कल्चरल पावर का और इकोनॉमिक पावर का को लेवरेज करता चला आ रहा है। खैर, हमारे विषय में जोसेफ नाय से इसको जोड़कर देखा जाता है। अब इसके बाद आज आप यदि देखेंगी तो मैं फिर कहूँ कि एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें भारत शक्ति की परिभाषा को बदल रहा है। तृप्ति, और हम जब वर्ल्ड ऑर्डर को, आज के वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। मेरा कहना है वर्ल्ड ऑर्डर का सिद्धांत ही बदल रहा है। उसकी जगह अब हम एक अधिक जटिल, आपस में कनेक्टेड, नॉन यूएस सेंट्रिक
और वार्तालाप पर आधारित, जिसमें कि स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों जुड़े हुए हैं, एक मल्टीप्लेक्स दुनिया को हम देख रहे हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर की जगह, जो कि यूएस सेंट्रिक था, जिसमें अमेरिका से तुलना की जाती है कि आपकी आर्थिक शक्ति अमेरिका से कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, आपकी सैन्य शक्ति अमेरिका से कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, और एक कंपटीशन की भावना के साथ आप उस वर्ल्ड ऑर्डर को तय करते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। अब यहाँ मैं आपको एक उदाहरण दूं ताकि वो मल्टीप्लेक्सिटी दर्शक समझ सकें। नॉर्थ कोरिया इसमें कहाँ आता है, लेकिन ट्रंप कैन नॉट डेयर टू अटैक नॉर्थ कोरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया की अपनी एक न्यूसेंस पावर है। तो आज की तारीख में तकनीक के टेंजेंट को लेकर, तकनीक के एलिमेंट को लेकर भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, और यही कारण है कि जहां भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं वो इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की, तकनीक की शक्ति पर बल देते हैं। और इस तकनीक की शक्ति को शक्ति से जोड़ करके यदि हम देखें तो आज दुनिया मल्टीप्लेक्स हुई है, जहां हर एक दुनिया के अपने फीचर्स, हर एक कंट्री के अपने फीचर्स हैं और उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट्स हैं। तो जैसे हम मल्टीप्लेक्स में जाते हैं ना तृप्ति, अलग अलग स्क्रीन्स हैं, आपको क्या देखना है आप वो तय करके वहां जाएंगे और आप इन्वॉल्व होंगे। इसी प्रकार से तमाम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स अलग अलग जो ये एलिमेंट्स हैं और अलग अलग जो लक्ष्य हैं, उनके हिसाब से अपने आप को बायलैटरली और मल्टीलैटरली इंगेज कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये नॉन यूएस सेंट्रिक है। यहाँ अमेरिका को कहीं किसी प्रतिमान के रूप में, स्टैंडर्ड के रूप में नहीं रखा जा रहा है। तो ये दुनिया बड़ी तेजी से मल्टीप्लेक्स हो रही है। इसमें भारत एक प्रणेता की भूमिका में हम सभी को नजर आता है, और शक्ति की परिभाषा फिर बदल रही है तृप्ति। तो हम क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं, और मैं आपको बताऊं ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अभी वो जो दादागिरी दिखा रहे हैं, वो शक्ति की टेरिटोरियल और मिलिट्रल वाले टेंजेंट को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये कुछ दिन की बात है। कुछ दिन के बाद हम इसकी रिएक्शन भी होते हुए देखेंगे। और इसमें निश्चित तौर पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, विशेषकर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि यदि वो न्यायिक व्यवस्था जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, यदि इस तरह से अमेरिका जा करके और देशों की संप्रभुता को चुनौती देगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ उसे चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुछ दिनों में मुझे लगता है कि अलग अलग मंचों से और देशों से हमको प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से मिलती हुई नजर आएंगी। एक और चीज़ यहाँ पर जो आपने जिस तरह से समझाया, एक डॉलर हेजेमनी की भी बात यहाँ पर आती है, क्योंकि वेनेजुएला ने भी जब तय किया कि वो यूरो में अपना तेल बेचेगा, इससे पहले हमने सद्दाम का जो पतन देखा, या हमने लीबिया में जो देखा, उसमें भी एक कारण हमेशा ये रहा है कि डॉलर को हटा के उन्होंने यूरो को तवज्जो दिया। डॉलर हेजेमनी को लेकर भी अमेरिका बहुत कंसर्न है, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर भी एक वेनेजुएला पे अटैक का एक कारण है और एक संदेश भी है। निश्चित तौर पर पिछले कुछ वर्षों में हमने डॉलराइज्ड वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी चोट होते हुए देखी है। क्योंकि जिस तरह से लगातार, ठीक है, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यदि आप उसकी आंतरिक आर्थिक चुनौतियों को देखें तो बड़ी आर्थिक चुनौतियों को इस वक्त ट्रंप झेल रहे हैं, और ये भी कारण है कि वहाँ पर वो आंतरिक मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं। तो आप यदि अमेरिका की टोटल इकोनॉमी को देखें वर्सेस उसके कर्जे को देखें, तो कर्ज उसकी टोटल इकोनॉमी से लगभग डबल है। और डॉलर बेस्ड जो ये इकोनॉमी है, इसको न सिर्फ पुतिन बल्कि जो अलग अलग मंच हैं जैसे कि ब्रिक्स, ये भी चुनौती दे रहे हैं। तभी ब्रिक्स से ट्रंप को जो है ना थोड़ी चिड़े रहते हैं। दूसरा, वहाँ कॉमन करेंसी वाला सिस्टम आने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भारत और रशिया ने एक बहुत बढ़िया पहल की। जो रुपए रूबल में जो व्यापार हम कर रहे हैं, 80% लगभग हमारे व्यापार का जो लेन देन है वो रूबल में हो रहा है, और इससे प्रेरणा लेकर के दूसरे देश भी इसे अपना रहे हैं। और पेमेंट के लिए भारत ने तकनीक का प्रयोग करके यूपीआई को देखिए कितने सारे देशों से जोड़ लिया है, ताकि हम अपनी लोकल करेंसीज में व्यापार को कर सकें। तो इससे अमेरिका की जो डॉलराइज्ड वैश्विक इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है, तो वहां फिर अमेरिका आपको कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जहां जहां पर जो भी देश, भारत से भी चिढ़ने का ये कारण है, तो जहां जहां पर जो भी देश अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं या डॉलर से हमको थोड़ा सा हटते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर ट्रंप जाके इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे हम पर सैंक्शंस लगे, टैरिफ कितना लगाया हम पे, टैरिफ लगाया, लेकिन हम इसके बावजूद फिर भी अपनी जीडीपी ग्रोथ को 8.2% रिकॉर्ड पर लेकर के आए, और हमने इसके माध्यम से संदेश दिया कि ना हम आपसे डरते हैं और न आपके ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर है। कितना उस समय हल्ला हुआ था, बातचीत हुई थी कि हमारी अर्थव्यवस्था पर लोगों ने बड़े
झूठे और गलत नरेटिव हाँ। गढ़ने की कोशिश की थी, पर मुझे बहुत खुशी है कि वो सारे नरेटिव्स गलत साबित हुए और भारत लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वेनेजुएला में निश्चित तौर पर ये एक कारण है, और यही कारण है कि ऐसे देश जहाँ पर ट्रैवल बैन्स लगा रखे हैं, उसमें अफ्रीका के कुछ देश हैं, म्यांमार जैसे देश हैं, वहाँ पर आगे चल करके ट्रंप कुछ या तो सैंक्शंस के माध्यम से या फिर इस तरह से इंट्रूजन के माध्यम से इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमने ये तो देखा कि लैटिन अमेरिका में जिस तरह से अमेरिका कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, ये आपने अच्छी तरह से समझाया, लेकिन इसी बीच में एक और देश है, ईरान, जिसको लेकर अमेरिका लगातार धमकियां देता रहा है। अभी हाल ही में जो हुआ वो हमने भी देखा कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पर अटैक किया था। क्या आपको लगता है कि जो वेनेजुएला में हुआ ऐसा अमेरिका ईरान में कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और मैं इतने दावे के साथ इस बात को इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि वेनेजुएला की और ईरान की परिस्थितियों में अंतर है और अमेरिका के इंटरेस्ट्स में भी अंतर है। वेनेजुएला में आप देखें तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि मादुरो को गिरफ्तार कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था अगर आंतरिक कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन या मदद नहीं मिलती। ईरान में जो हमने 77 से भी ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन देखे हैं, महिलाएं सड़कों पे उतरी हुई हैं, जेंजी सड़कों पर उतरे हुए हैं, मर्चेंट्स एंटरप्रेन्योर सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तियों से छुटकारा चाहते हैं जिन्होंने 78-79 में इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन के माध्यम से ईरान का पूरा नेचर चेंज करते हुए उसको एक थियोक्रेटिक इस्लामिक नेशन में परिवर्तित कर दिया, एक सुप्रीम इस्लामिक लीडरशिप के माध्यम से राज किया। तो वहाँ पर जनता त्रस्त है। वहाँ के जो कुर्द लोग हैं, वहाँ के आप यदि एथनिसिटी को देखें तो वो इस कट्टरपंथ से दूर भागते हैं। तो वहाँ जो हो रहा है वो एक नेचुरली हो रहा है तृप्ति, और वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं अपने जो भी पॉलिटिकल रिजीम है उससे। अमेरिका वहाँ रिजीम इसलिए भी नहीं चेंज करवाने के लिए जाएगा या कूदेगा क्योंकि ईरान का डर पूरे पश्चिम एशिया को और दूसरे सुन्नी इस्लामिक नेशंस को दिखा दिखा करके ट्रंप अपने हथियार बेचते हैं। तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकत ट्रंप करेंगे जो कि वेनेजुएला में उन्होंने की। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यदि गलती से भी ईरान पर इस तरह का रिजीम चेंज करवाने के लिए कुछ अटैक या इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो तब शिया सुन्नी भूलकर जितने भी इस्लामिक दुनिया के देश हैं वो एकजुट होकर के अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे, और उससे पश्चिम एशिया में इजराइल के खिलाफ संकट और बढ़ जाएगा और प्रॉक्सीज भी और एक्टिव हो जाएंगे। हमने पहले देखा जब अमेरिका ईरान के साथ इंगेज हुआ तो किस तरह का जवाब उसको मिला। डायरेक्टली ईरान ने जवाब नहीं दिया तो क्या अपने आसपास की अमेरिकन बेसिस पर उसने हमला किया, प्रॉक्सीज को और एक्टिवेट किया, और इजराइल हमास संघर्ष को हमने और तीव्रता से बढ़ते हुए दिखा। तो इसीलिए ईरान को मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप अभी छुएंगे। एक और कारण ये है कि एक मोर्चा वेनेजुएला में खोल दिया है, कई और मोर्चों पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंगेज्ड है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में। तो एक और यदि मोर्चा खोलते हैं तो फिर हर जगह मुंह की खानी पड़ सकती है। और दूसरी एक और चीज़ जो लोग बोल रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि ट्रंप या अमेरिका कभी भी उन देशों पे इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। हाँ, हम ये कह सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर शक्ति की जब भी बात होती है तृप्ति, तो वहाँ पर एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय डेटरेंट मैकेनिज्म है और एक मैड थ्योरी है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यदि आपके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, मेरे पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, हम दोनों को पता है द मोमेंट आप न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग करेंगी मैं भी करूँगी, और उसमें दोनों का ही डिस्ट्रक्शन तय है। यही कारण है कि दुनिया हाल फिलहाल जो है हम न्यूक्लियर अस्त्रों और शस्त्रों का इस तरह से उपयोग नहीं देख रहे हैं। बार बार रशिया यूक्रेन युद्ध में इस प्रकार की बातें आई, मैंने लगातार इस बात को कहा कि न्यूक्लियर अस्त्रों का प्रयोग नहीं होगा, उसके पीछे यही कारण है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल एक एलिमेंट है, और दिस इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजंस कि नॉर्थ कोरिया की तरफ अमेरिका क्यों नहीं जाता। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिन देशों में आंतरिक स्तर पर स्थिरता है, जहाँ प्रजातांत्रिक मूल्य अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हैं, जहाँ पर जनता अपने शासन से प्रसन्न है, वहाँ पर भी अमेरिका घुस नहीं पा रहा है। और अगर इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत के अपने आसपास देखें, चाहे हम नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ये वो हमारे बॉर्डर से जुड़े हुए वो देश हैं जहां पर हम लगातार अस्थिरता देखते रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस अस्थिरता के पीछे अमेरिका का हाथ है। इस चीज़ का प्रभाव भारत पर किस तरह से पड़ सकता है, या अमेरिका क्या चाहता है कि क्या पड़े? हमारे
पड़ोसी देशों की जो स्थितियां हैं उनकी अस्थिरता में मुझे अमेरिका से ज़्यादा चीन का हाथ नज़र आता है। हम सब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डिप्लोमेसी को जानते हैं, हम सब चीन की डेड डिप्लोमेसी को जानते हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह से चीन ने लालच दे करके इन तमाम देशों में अपनी घुसपैठ बनाई है, बेसिस पर कब्जा किया है। आप श्रीलंका में हम्बन टोटा को देखिए, इसके पहले सूडान में जकूटी को देखिए, बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं यही एक कारण था चीन की प्रेजेंस का। नेपाल में भी हमने देखा कि चीन की प्रेजेंस की वजह से और वहाँ जिस तरह से पहले रिजीम चेंज हुआ और जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई उसकी वजह से किस तरह की अराजकता फैली और वहाँ फिर अस्थिरता को बढ़ावा मिला। अमेरिका और चीन आपस में कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं। ये भी एक कारण है कि जहाँ चीन जाता है वहाँ अमेरिका असर्ट करता है जाके, और जहाँ अमेरिका जाता है वहाँ चीन जाकर के असर्ट करता है। इन सबके बीच यदि भारत को देखूं तो हमारी जो विदेश नीति है वो वैसे भी कंपटीशन की नहीं है, फर्स्ट अटैक की नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की है और सबके साथ सबके विकास की है। पर हाँ, हमारे आसपास जब भी अस्थिरता बढ़ती है वो हमारी आंतरिक सुरक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां उत्पन्न करती है, जैसे हम बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में अभी देख रहे हैं। पर हमें घबराने की मुझे कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस तरह की हमारी सेना है, जिस तरह की हमारी तैयारी है, हाईली एडवांस टेक्निक से हम टेक्नोलॉजी से हम लेस्ड हैं, और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से हमें दूसरे देशों का समर्थन प्राप्त है। तो ऑपरेशन सिंदूर भी बानगी था कि यदि हमको सैन्य प्रदर्शन करके यदि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़े तो हम वो भी कर पाने में सक्षम हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी हमने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे करके ये बता दिया है कि हम उसके बिना भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करूँ तो जिस तरह से हम यहाँ एक खुशहाल और अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई चिंता की बात है। पर हाँ, यदि हमारे क्षेत्र में इन देशों की वजह से अस्थिरता बढ़ती है तो फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के एक चुनौती भारत को देखनी पड़ सकती है। और वो चुनौती भारत अच्छी तरह से परख भी रहा है और सतर्क भी है। आखिर में हम वापस उसी चीज़ पे आते हैं, अमेरिका ने जो किया उसके बाद अभी जो सब ये कह रहे हैं हम नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं सभी देशों को रही हैं, क्योंकि एक तो यूएन से रही हैं, दूसरा ये लगा कि चाइना, क्योंकि सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन माना जाता है, और तीसरा रूस। अगर हम तीनों को ही देखें तो अभी तक अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसी ना तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, ना कोई कड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। ये क्या बताता है? क्या अमेरिका की दादागिरी को दिखाता है ये, या फिर वेट एंड वॉच की सिचुएशन है? चीन और रशिया वैसे भी किसी के भी साथ जाकर के सैन्य स्तर पर खड़े होने वाले देशों में से नहीं है। यदि ऐसा होता तो इंडो पैसिफिक में चीन की सहायता के लिए रूस खड़ा होता, ऐसा नहीं हुआ। रशिया यूक्रेन युद्ध में चीन सीधे सीधे जाकर खड़ा होता, रशिया के साथ ऐसा उसने नहीं किया। तो वेनेजुएला के साथ मैं इस बात को लगातार कह रही हूँ कि लैटिन अमेरिका के दूसरे देश या चीन या रूस हमें सीधे सीधे आकर खड़े होते हुए अमेरिका के सामने नहीं दिखाई पड़ेंगे। युद्ध की एक इकोनॉमी होती है और एक बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो इसमें इन्वॉल्व होने वाले स्टेक होल्डर को भुगतना पड़ता है। तो न चीन ऐसा चाहेगा न रशिया। दूसरी बात, चीन इसलिए भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है क्योंकि वो देखेगा यदि कोई कड़ा लीगल कोई रिस्पांस यूनाइटेड नेशंस की तरफ से या पूरे विश्व की तरफ से यदि चीन नहीं देखता है तो चीन के लिए द्वार खुलता है सीधे सीधे ताइवान पर अटैक का। और फिर चीन कहेगा कि भाई जैसे आपने एक रीज़न बता करके वेनेजुएला पर हमला किया, वहाँ अपना कब्जा जमाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो चीन पहले भी इस चीज़ को अनाउंस कर रखा है कि अगले 2 सालों में ताइवान उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा। तो फिर वहाँ पर जाकर के चीन को ये लेवरेज मिल जाता है। और रूस यदि कोई भी प्रतिक्रिया देता है तो फिर रशिया यूक्रेन युद्ध में हम यूक्रेन को मिलने वाली सहायता में और तेज़ी देख सकते हैं। तो इसीलिए अभी पुतिन और शी दोनों वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है हर प्रकार से, ताकि यदि आगे उनको कोई और कहीं एनेक्स करना हो टेरिटरीज तो फिर वो ये हवाला दे करके आगे बढ़ सकते हैं। संप्रभुता पे हमला तो अमेरिका ने किया है, लेकिन इसको अगर हम देखें इसका न्याय क्या है? क्या अमेरिका शक्तिशाली देश है तो इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा और ये जो बाकी लोग आप बाकी देश हैं इनके सारे रास्ते खुल जाएंगे? लोग तो यहाँ तक हम तो ओवैसी जी की बाइट भी सुन रहे थे कि भारत को भी जाके जो है पाकिस्तान से उन लोगों को पकड़ के ले आना चाहिए जो आतंकवादी हैं। क्या वाकई में इस तरह के रास्ते खुल जाएंगे, बाकी देश भी इस तरह से करने लगेंगे, या फिर एक कड़ा संदेश यूएन की तरफ से अमेरिका को जाना ज़रूरी है? उसका असर क्या अमेरिका को होगा? अमेरिका वाकई में अपने आप को क्या इतना शक्तिशाली समझने लगा है कि वो जो चाहे वो करे लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, और जो माहौल है वो भी उसको मोटिवेट करते ही दिख रहा है? तृप्ति, हम किसी भी व्यक्ति को या ग्रुप को तब सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव होते हुए देखते हैं जब वो सबसे कमज़ोर स्थिति में होता है। तो ट्रम्प बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि चाहे बात नेतृत्व की आए,
तो उनके नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की मान्यता मिल रही है। लगातार जो है उनकी ट्रोलिंग होती रहती है अलग अलग मुद्दों को लेकर। क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी बातों चाहे में। आप नोबेल पीस प्राइज की बात करें या फिर जो ये अलग अलग युद्धों को अंत कराने की बात करें, तो फिर एक हास्यास्पद स्थिति में वो बार बार आ जाते हैं। और अमेरिका को भी आर्थिक उनके घरेलू जितने भी मुद्दे हैं उन पर बहुत सारी चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। कई इश्यूज तो सैंक्शंस लगाने के बाद आए हैं, जनता को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो ट्रंप तमाम देशों पर सैंक्शंस लगा करके बैठे हैं। तो ट्रंप इसीलिए ये दादागिरी दिखा रहे हैं। वो अमेरिका की जो हेजेमोनिक जिस फेज को हम देखते हैं, काल को देखते हैं, जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था, तो वो उस ग्लोरी को मुझे लगता है उससे ग्लोरीफाइड होकर के और वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। इसमें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक कड़ी प्रतिक्रिया के साथ साथ एक्शन जो है वो अपेक्षित है, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय की दृष्टि से जब हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है जिसमें कि तमाम मैटर्स चलते हैं और उनका समाधान खोजा जाता है। आज गुटेरेस की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए हमने देखा है। अब आगे क्या डेवलपमेंट होता है ये देखना रोचक होगा। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दबे छुपे कहीं ना कहीं भर्त्सना के स्वर तो आ रहे हैं। यूरोप के देशों ने भी भर्त्सना की है अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले की, पर सीधे सीधे नहीं की, पर इनडायरेक्टली कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश की संप्रभुता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर देखते हैं कि आगे किस तरह से और रोचक मोड़ लेते हैं, क्योंकि फिलहाल एक उथल पुथल की स्थिति है। आप देखो उधर रशिया यूक्रेन में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंडो पैसिफिक में अब फूटे तब फूटे इस तरह की स्थितियां बनी रहती है। हमारे आसपास आप देखो बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, तीन देश हम ऐसे देख रहे हैं जो बिल्कुल अस्थिरता से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में स्थितियां बिल्कुल ही विकट है। और जब हम साउथ अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर भी लगातार इस तरह की स्थितियां, क्योंकि लैटिन अमेरिकन देशों का एक इतिहास रहा है। वहां पर जो कूज हैं, फ्रेंच वर्ड है, मिलिट्री कूज बहुत देखे हैं दक्षिण अमेरिका के देशों ने, और उसमें अमेरिका का सीधा सीधा हाथ रहा है। तो अभी इस अस्थिरता की स्थिति का ट्रंप फायदा उठा रहे हैं। इस पर नियंत्रण तमाम देश मिलकर ही लगा सकते हैं और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से लगा सकते हैं, और लगाना भी चाहिए। अन्यथा ट्रंप को फिर मौका मिलेगा किसी और देश की तरफ देखने का। अभी हाल फिलहाल फ्रॉम इंडिया या एज इंडिया, क्योंकि भारत बहुत स्टेबल और मैच्योर फॉरेन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है, तो अभी मुझे लगता है हम सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में जाएंगे और फिर अगले स्टेप पर मुझे लगता है कि कोई प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं या यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से फिर कोई बात कही जा सकती है। बिल्कुल। और अभी जिस तरह से अमेरिका ने किया है और बाकी देशों ने सिर्फ कड़ी निंदा की है, देखना यही है कि एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता, क्योंकि ये एक कड़ा संदेश होगा। जैसा कि अभी अंशु बता रही थी, नहीं तो चीन के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, रशिया के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। हालांकि भारत ऐसा करता नहीं, पर भारत के लिए भी रास्ता खुल ही सकता है। आपने इस पूरे विषय पर इतने विस्तार से बताया, ये जानकारी दी, इसके लिए अंशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति। भारत माता की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये चर्चा पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।